गुड इवनिंग एवरीवन एंड नाउ वेलकम है आपका लाइव क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी आपका एनिमल हस्बेंड्री बोले तो क्या बोलते हैं इसको, पशुपालन हिंदी में। ठीक है। और पशुपालन में हम काऊ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले एनाटॉमी देखी, यानी उसकी शारीरिक संरचना देखी। कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र देखा था। आज हमें एक और महत्वपूर्ण देखिए, ये सभी हम इंटरनल एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आंतरिक शरीर संरचनाएं पढ़ रहे हैं, उसमें हमने रेस्पिरेटरी पढ़ लिया है। आज ये आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखो जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, उसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। याद रखना, डाइजेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एनिमल्स जो भी फूड मटेरियल लेंगे, इनटेक करेंगे या खाएंगे, फीड करेंगे, तो भाई उसका डाइजेशन नहीं होगा जब तक, तो वो कैसे उसकी बॉडी को मिलेगा। ठीक है, तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए पूरा सिस्टम हम समझेंगे कि किस तरीके से एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, काम करता है। तो देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एनिमल की बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंतर्गत वे सभी पार्ट्स आते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि मैं बात करूं कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो भोजन प्राप्त करने से लेकर, यानी एनिमल जहां से भोजन खाता है, उसको पचाने, उसको अवशोषण करने के बाद बचे हुए जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, है ना, उसको बाहर निकालने तक के कार्य जो अब वर्क आता है ना, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। यानी एनिमल जहां से फीड करता है, यानी माउथ से लेकर, और जहां से वेस्ट मटेरियल निकालता है, गोबर करता है, ठीक है, वहां तक लेकर ये पूरा किस में आएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जितने भी इसके अंदर पार्ट्स आएंगे वो सब के सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे। इट इंक्लूड्स ऑल पार्ट्स इन्वॉल्व इन द ऑब्टेनिंग फूड, डाइजेशन, इट absorbing nutrients and finally exerting the unnecessary waste material। चलिए अब हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार का होता है एनिमल्स में। तो देखो एनिमल्स आपने देखे होंगे, एक होते हैं रोमेस्टिकेशन करने वाले, एक होते हैं नॉन रोमेस्टिकेशन करने वाले। जुगाली शब्द सुना होगा हिंदी वालों ने, है ना। जुगाली करने वाले और एक होते हैं जुगाली नहीं करने वाले। जैसे जुगाली करने वाले में आपने देखा होगा गाय, भैंस, ठीक है, बकरी भी करती है, जुगाली करती है, ठीक है, ऊंट वगैरह, भेड़ वगैरह, ये सब क्या है, रोमेस्टिकेशन। यानी अभी हम बताएंगे रोमेस्टिकेशन क्या कहलाता है। ठीक है, वैसे तो ज्यादा नहीं है रोमेस्टिकेशन, मतलब जिनमें एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट पेट में यानी स्टोमक में होता है, जिसको रूमेन कहते हैं, जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट होता है रूमेन, उनको हम रोमेस्टिकेट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं, जिनमें रूमेन नहीं होता, जिनके स्टोमक में रूमेन नहीं होता, जैसे डॉग है, हॉर्स है, डंकी है, पिग है, इनके स्टोमक में रूमेन नहीं होता। हमारे स्टोमक में भी रूमेन नहीं होता है, याद रखना भाई। अच्छा, जो इनका जो रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जिनके स्टोमक में एक अलग से रूमेन वाला कंपार्टमेंट या चैम्बर होता है, वो होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हैं। कैसे हैं, जटिल पाचन तंत्र पाया जाएगा इनके में, क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा चैम्बर है, सीधी सी बात। और जिनमें नहीं होता, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सिंपल डाइजेशन। अब सिंपल और जटिल का मतलब समझना कि इनका जो स्टोमक होगा, इनका जो अमाशय होगा, कौन सा, कॉम्प्लेक्स वालों का या रूमिनेंट एनिमल्स का, इनका स्टोमक 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी 3 to 4 चैम्बर्स होंगे स्टोमक के। और जो नॉन रोमिनेंट होता है, जिसमें बिल्कुल सिंपल अमाशय होता है या सिंपल डाइजेशन सिस्टम होता है, इनमें एक या 2 कंपार्टमेंट ही इनके स्टोमक में होते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें कि इनका जो स्टोमक होता है, अमाशय होता है, ये पॉलीगैस्ट्रिक होता है, यानी संयुक्त होता है, क्योंकि इसमें 3 से 4 पार्ट है तो वो कंबाइन होंगे। और इनका जो होता है वो मोनोगैस्ट्रिक होता है, यानी सरल होता है। बिकॉज ऑफ दैट, या तो इनमें एक पार्ट मिलेगा देखने को पूरे स्टोमक में, या फिर 2 पार्ट मिलेंगे, तो ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल इजी होता है। तो इनको मोनोगैस्ट्रिक कहते हैं और इनको पॉलीगैस्ट्रिक कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले यदि क्लियर है तो थम्स अप लगाते जाना, यस सर गॉट इट, बताइए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आप लोगों को क्लियर है? ये वैसे भी यहाँ कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत इजी है। अब यदि हम बात करें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, बेसिकली देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में। एक तो होता है मेन डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा होता है एक्सेसरी यानी सहायक। ठीक है, यानी एक होता है मुख्य पाचन तंत्र,
और दूसरा होता है सहायक पाचन तंत्र। यदि मैं मुख्य पाचन तंत्र की बात करूं तो इसमें एक ही होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। यही आगे जाके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। मतलब मुंह से, यहां से शुरू होती है ना मुंह से, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट तक, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यही लास्ट तक पाई जाती है, यही बट जाती है, तो अलग अलग इसमें पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद में कुछ सहायक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होते हैं, सहायक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले देखें कि जो एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे हम आहार नाल बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी मेन होती है और यही मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा। मुख्य पाचन तंत्र यदि आपसे बोला जाए कि क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, हिंदी में आहार नाल बोलेंगे। अब ये कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है एनिमल के माउथ से, और उसके एनस तक, जहां से वो गोबर निकालता है गाय वगैरह, वहां तक ये फैली हुई होती है। माउथ से लेके जहां से वो एक्सक्रेशन करता है, गोबर वगैरह निकालता है, ठीक है, वहां तक ये फैली रहती है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यानी यदि हम इसको पार्ट्स वाइज देखें तो पहले माउथ इसमें होगा, फिर इसमें फेनेक्स मिलेगा। कल मैंने शायद पढ़ाया था, फेनेक्स लेनेक्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्योंकि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सबके लिए एक ही मार्ग था, एक ही रास्ता था सबको अंदर जाने के लिए, वो यही था। ठीक है। इसके बाद में ग्रास नली ये होती है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। इसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक अलग चार अलग कंपार्टमेंट में बटा रहेगा, उसको हम आगे देखेंगे। फिर आती है इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जैसे छोटी आंत कहते हैं। फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। फिर आता है रेक्टम, जिसे मलाशय कहा जाता है। फिर आता है एनस। ठीक है। तो इतनी, अब जो ये एलिमेंट्री कैनाल ही है यहां से यहां तक, सिर्फ एक ही। ठीक है। इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है, मतलब यहां से स्टार्ट हुई तो इस पार्ट को अलग अलग, जैसे जैसे उसका मॉडिफिकेशन होता गया उस तरीके से इसको हम बांटते गए। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहां से बन सकता है बच्चों। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक तो आपसे पूछ लेगा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य पाचन ऑर्गन्स कौन सा, डाइजेस्टिव मतलब पूरा तो वो बनाता है वो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कितने भागों में बटी होती है? तो आप देख सकते हो भाई, माउथ से ग्रशनी, ईसोफेगस, स्टोमक। अब इसमें से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का पार्ट नहीं है, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। ये सभी जितने भी आपको लिखे हैं ये सभी कौन है? एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट्स। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए तो कुछ इस तरीके का होता है। अब देखो यहां मैं आपको बता दूं, देखो भाई ये माउथ है, यहां से क्या करेगा एनिमल? फूड को क्या करेगा? इन करेगा। यहां से जैसे ही गाय ने चारा वगैरह खाया, और यहां से होते हुए यहां से हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल फैली हुई, ये पूरी की पूरी ये। ठीक है। यहां हमें सबसे पहले मिलेगी क्या? यहां मिलेगा फेनेक्स, और फिर फेनेक्स के बाद जो आहार नाल, यहां इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक। अब ये जो भोजन है ईसोफेगस से होते हुए कहा जाएगा? स्टोमक में एंटर करेगा। स्टोमक अलग अलग होता है, चार पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। स्टोमक का सबसे पहला कंपार्टमेंट होता है रेटिकुलम। ठीक है। फिर होता है इसका कौन सा? रूमेन होता है बेटा। फिर ठीक है, सबसे पहले कौन होगा आपका? रूमेन। फिर होगा रेटिकुलम, फिर होगा ओमेशम, फिर होता है एबोमेशम। पहले इसमें जाएगा भोजन, देखो यहां से एनिमल करेगा और कहाँ जाएगा? रूमेन में। रूमेन से कहाँ जाएगा? रेटिकुलम में। ये दूसरा है, ये पहला है। फिर जाएगा ओमेशम में, ये तीसरा है, और ये चौथा है। इस तरीके से ओमेशम से एबोमेशम, एबोमेशम से फिर जाएगा ये छोटी आंत में, यहां जाएगा। फिर जाएगा सीकम में। सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत का जो बीच वाला भाग होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये मिलाने वाला पार्ट वो सीकम होता है। फिर जाएगा ये बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां से जाएगा, यहां से होते हुए जाएगा आपका एनस में, रेटिकुलम में जाएगा पहले, सॉरी, अरे क्या बोलते हैं उसे, रेक्टम में जाएगा। हाँ, यहां से जाएगा रेक्टम, या जैसे सॉरी कॉलन भी बोल देते इसको, रेक्टम में जाएगा। फिर जाएगा एनस में और ये बाहर निकल जाएगा यहाँ। ठीक है। इस तरीके से होता है। अब देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम में समझा देता हूँ, फिर इसको वन बाई वन करके अपन पढ़ लेंगे। देखो बेटा, अब मैं यदि बात करूं यहां से मेरे बच्चों, जब ये गाय फूड अंदर लेगी, आपने देखा होगा गाय जब फूड अंदर लेती है तो जब तक उसका चारा खत्म नहीं हो जाएगा वो मुंह नहीं उठाती। भैंस, गाय भैंस आपने देखा होगा मुंह नहीं उठाएगी जब तक उसका भूसा या चारा खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि गाय के मुंह में
समझ रहे हो, गाय के जो जबड़े होते हैं ना, जो मुंह में जबड़े होते हैं, उसमें क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लिप्स नहीं होते, बिल्कुल। गाय के जो होंठ होते हैं, गाय के जो लिप्स होते हैं, ये अचल होते हैं, यानी इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। गाय के लिप्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इसलिए गाय चारा वगैरह किससे पकड़ती है, मुंह से। किससे पकड़ती है, सॉरी, जुबान से, जीभ से, टंग से। किससे पकड़ती है, जीभ से। इसकी जीभ बड़ी खुरदरी होती है, तो ये बार बार मुंह नहीं उठाती, उसी जीभ को ऐसे बार बार उससे चारा पकड़ती है, फिर अंदर करती रहती है, फिर चारा पकड़ती है, फिर अंदर करती है। ठीक है, तो याद रखना। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई गाय भैंस के जो लिप्स होते हैं, होंठ जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, अचल होते हैं, हिंदी में अचल बोलते हैं, या फिर नॉन मूवेबल होते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मूवेबल। वो कभी भी, जैसे अपने लिप्स, अपन लिप्स से पकड़ लेते हैं हर एक चीज, वो नहीं पकड़ पाते। तो ये चारा और भूसा किससे पकड़ते हैं, जीभ से, जुबान से। अब जैसे ही इसने अंदर किया, यहां पर होती है ग्लैंड। ग्लैंड कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स बोले तो यानी लार ग्रंथियां। क्या होती है यहां पर, लार ग्रंथियां। कितनी होती है, किसी को पता है, कितनी पेयर्स में होती है, 2 पेयर्स। ठीक है, यानी दो, यानी दो जोड़ी होती है, दो जोड़ी मतलब 4। ठीक है, यानी दो जोड़ी यहां पर लार ग्रंथियां होती हैं। और पता है आपको, लार ग्रंथियों से, यानी एक गाय में एक दिन में, प्रतिदिन 150 से 200 लीटर क्या बनती है, सलाइवा बनती है। 150 से 200 लीटर, 150 टू 200 लीटर पर डे सलाइवा बनती है। 3 जोड़ी होती है, ठीक है भाई, है ना, सही कह रहा है ये लड़का। 3 जोड़ी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना, हाँ बिल्कुल सही है, 3 जोड़ी लिख लेना यहाँ पे भाई। 3 जोड़ी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती है। सलाइवा इतना पर डे कितना निकलता है, 150 से 200 लीटर। ये डिपेंड करता है आपका किस पे, एक तो जो आप भूसा दे रहे हो, चारा दे रहे हो, उसकी प्रकृति पर। ऐसा, यदि आप देखो ग्रीन फूडर दे रहे हो, हरा चारा दे रहे हो, तो कम सलाइवा निकलेगा, कम लार बनेगी। और यदि आप सूखा चारा दे रहे हो तो ज्यादा सलाइवा निकलेगा। अब देखो, ये फूड जैसे ही यहां आता है जहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इसमें सलाइवा मिक्स होता है। क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है। और उस भोजन की, इस चारे की छोटी छोटी सी गोली, छोटे छोटे से गोले बना के वो डायरेक्ट कहां पर भेज देती है गाय, रूमेन में। रूमेन में कहां भेजेगी पहले, रूमेन में। ठीक है, यहां पर भेजेगी सबसे पहले। रूमेन जो होता है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, ये पहला कंपार्टमेंट है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन होता है, भोजन का क्या होता है, किण्वन होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये स्टोर का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, देखो ये पहला चैम्बर है स्टोमक का, पहला चैम्बर है, और इसका काम क्या होता है, भोजन का भंडारण करना, स्टोर करना। देखो ये गाय मुंह नहीं उठाएगी, मैंने बोला था, क्यों, क्योंकि उसको चबाना नहीं, यहां चबाएगी नहीं गाय। जैसे ही आप चारा भूसा दोगे, वो सीधा अंदर निकलेगी और उसमें सलाइवा मिक्स करके रूमेन में भेज देगी। क्या कहा, क्या करेगी, रूमेन में भेज देगी। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस रूमेन का काम है भंडारण करना, यानी जो भी यहां से वो भेज रही है, निगल रही है, और निगल के सीधा रूमेन में भेज रही है, वो उसको स्टोर करना, और उसमें कुछ बैक्टीरिया मिलाना, फर्मेंटेशन करना, बस इतना ही काम होता है। अब यदि देखा जाए तो इसका कैपेसिटी पूछी जाती है, तो एक वयस्क गाय में इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, बता सकता है कोई कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो लगभग 200 केजी होती है ना, कितनी होती है, 200 ही केजी होती है। एक बार देख लेना अच्छे से, 200 केजी, 180 से 200 केजी होती है, 180 से 200 केजी, या 200 लीटर कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो 180 टू 200 केजी इसकी कैपेसिटी होती है, याद रखना ये चीज। अब देखो यहां से इसने स्टोर कर लिया फूड, अब वो फूड वापस, अब देखना यहां से, अब जब गाय का फूड जो है एंड हो जाएगा, जो भी आपने चारा डाला है वो खत्म हो गया, अब गाय की ये जो रूमेन की कैपेसिटी है कंप्लीट हो गई, वो भर गया। अब गाय को लग रहा है भाई और अंदर मैं नहीं ले सकती, अब गाय आराम करके सुस्ता के बैठ जाएगी, है ना, बैठ गई। अब देखना आप, आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद गाय मुंह चलाना स्टार्ट कर देगी, और उसके मुंह से झाग सा निकलने लगता है। ऐसे ऐसे करती रहती है गाय, आराम से बैठी बैठी। भैंस को देखना कभी, मस्त बैठी हुई है बिल्कुल आराम से, नो टेंशन, है ना, और बढ़िया मुंह चलाती रहती है, उसके मुंह से झाग सा निकलता रहता है। तो यहां पर गाय क्या, ये गाय या भैंस क्या करती है कि जो रूमेन ने उसने स्टोर करके रखा था, इस फूड को वापस छोटी छोटी गोलिकाओं में फिर से इसको वापस
ईसोफेगस के थ्रू कहां भेजा जाता है, मुंह में वापस भेजा जाता है। ठीक है, अब इस भोजन को गाय या भैंस उसको चबाएगी, उस चारे को दोबारा, जब वो शांत बैठ जाएगी चबाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रोमेस्टिकेशन। क्या कहते हैं, रोमेस्टिकेशन। रोमेस्टिकेशन यानी जुगाली करना, क्या कहते हैं। अब गाय करेगी जुगाली। क्वेश्चन आता है जुगाली भोजन के कितने देर बाद प्रारंभ होती है, तो आफ्टर 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स के बाद पशु जो है, एनिमल जो है, रोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करता है। और रोमेस्टिकेशन में क्या होता है, जो रूमेन में स्टोर किया फूड है उसको वापस कहाँ भेजा जाता है, माउथ में, और वहां पर वो फिर अच्छे से चबाती है, उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं और वापस इसे सलाइवा मिक्स करके फिर से रूमेन में भेज दिया जाता है। समझ गए बात को। अब देखो, वापस चबाकर इसको वापस रूमेन में भेज दिया गया। अब क्या होगा इसका, रूमेन से ये जो भोजन है ये जाएगा सेकंड चेंबर में, या सेकंड जो इसका चेंबर है, कंपार्टमेंट है, वो है आपका, क्या है इसमें, रेटिकुलम। क्या है, रेटिकुलम। इसको हनी कॉम्ब भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि हनी कॉम्ब किसे कहा जाता है, ठीक है, रेटिकुलम को। ठीक है, मधुकोश, हिंदी में बोलते हैं मधुकोश। मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है ये देखो, ऐसा ही होता है मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, इसका अपीरियंस जो होता है, यानी इसका जो दिखता है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है, इसलिए कि इसको हनी कॉम्ब भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इस रेटिकुलम में, ये रेटिकुलम कई बार पूछा जाता है कहाँ होता है, तो ये भी याद रखना, ये कहाँ होता है, हार्ट के पास, हृदय के पास होता है, हृदय के पास। और पता है इसका काम क्या होता है, ये जो है हृदय को या हार्ट को बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये रेटिकुलम। दूसरा कंपार्टमेंट है ये, पहला रूमेन है ना। और ये भी याद रखना, रूमेन जो है पूरे स्टोमक का 80% भाग होता है रूमेन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूमेन जो है पूरे स्टोमक का कितना पार्ट है, 80% भाग होता है रूमेन। ठीक है, इसके बाद में रेटिकुलम, रेटिकुलम कितने परसेंट होता है पूरे स्टोमक का, 5%। वेरी ठीक है, कितनी कैपेसिटी होती है इसकी, 8 kg की कैपेसिटी होती है, और पूरे स्टोमक का 5% ये होता है, याद रखना ही। और ये कहाँ होता है, हार्ट के पास होता है, और इसका अपीरियंस होता है जस्ट लाइक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी छत्ते के समान, इसलिए इसको हम क्या बोल लेते हैं, हनीकॉम्ब। अब देखो, इसमें भी भोजन का पाचन नहीं होता मेरे बच्चे। ठीक है, इसमें भी भोजन का पाचन नहीं होगा, ना कोई फर्मेंटेशन, कुछ नहीं होता। इसमें काम क्या होता है कि जो भोजन में मिली अशुद्धियां होती हैं, भोजन में मिली जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां मतलब जो कंटेमिनेशन होता है, जैसे कंकड़ पत्थर, आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह जिलेटिन वगैरह खा लेती हैं, पॉलीथीन वगैरह खा लेती हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह खा लेती हैं भोजन में। अब भाई उनका चारा है, तो उसमें जो भी मिलता है ना उसको छानने का काम करते हैं, मतलब इसमें एक जाली टाइप की लगी होती है, वो अंदर नहीं जाती, यहीं पर भोजन में मिली अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है। बस इसका मेन काम यही है, जो फूड में मिली अशुद्धियां होती हैं उनको सेपरेट करना। अब देखो, यहां से फिर कहां जाएगा, तीसरा कंपार्टमेंट कौन है हमारा, ओमेशम। ओमेशम कहां पर है, ये है, तो यहां से फूड जाएगा फिर इस वाले कंपार्टमेंट में, ओमेशम। ठीक है, क्या यहां भोजन का पाचन होगा, यहां भी भोजन का पाचन नहीं होगा। इसका काम क्या है, इसमें इसमें देखो, मांसपेशियों का एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें एक जाली टाइप की बनी होती है, ग्रिल, ग्रिल टाइप की लगी होती है, मांसपेशी यानी मसल्स की बनी हुई एक ग्रिल बनी होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फूड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, यानी इसको बारीक किया जाता है, पीस दिया जाता है और बारीक कर दिया जाता है भोजन को। और इसमें जो भी देखो, इसके दो काम होते हैं। इसका एक काम होता है कि फूड को बारीक करना, यानी इसको और महीन करना, और दूसरा काम होता है कि जो इसमें एक्सेस वाटर होता है, अतिरिक्त जल होता है, उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इसके दो काम होते हैं, और बस यही इसका काम है। और इसके बाद यहां से भोजन जाएगा, यहां से फूड जाता है चौथे कंपार्टमेंट में, जिसको हम एबोमेशम कहते हैं, और इसे ही हम ट्रू स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू स्टोमक, यानी ये इसको हम सक्त अमाशय कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया सक्त अमाशय। अब देखो भाई, क्या यहां पर भोजन का पाचन होगा, यहां पर भी नहीं होता। सक्त अमाशय में क्या होता है कि भोजन को पाचनशील बनाने वाले अम्ल होते हैं मौजूद। क्या होते हैं यहाँ पर, अम्ल। ठीक है, जैसे HCl वगैरह, है ना,
ये आपके अम्ल जो होंगे यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो अम्ल यहाँ पर मिल जाते हैं और भोजन का पाचन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, भोजन का डाइजेशन यहाँ से शुरू होगा। अब एबोमेशन के बाद ये फूड कहाँ जाएगा? छोटी आंत। ये है। तो अब ओरिजिनल जो डाइजेशन यदि क्वेश्चन आ जाए कि भोजन का पाचन यथार्थ में सही में कहाँ होता है, वो होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। दिखने में तो ये छोटी है, जबकि ये छोटी नहीं है, ये बड़ी आंत से भी ज्यादा लंबी होती है। कितने फीट की होती है छोटी आंत? गाय में जो छोटी आंत की साइज होती है वो होती है 130 या 35 फीट की होती है। 135 फीट की होती है बेटा गाय में, याद रखना। 135 फीट लंबी होती है, सोच लो। 135 फीट लंबी हमारे यहाँ भी होती है। आपने देखा हो जब मूवी वूवी वगैरह में यहाँ पेट में कुछ मार देते हैं, काट देते हैं, तो पूरी अंतड़ियां बोलते ना, अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, वही आंत ही तो है। वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके देखो, इस तरीके से एडजस्ट होती है, ऐसे 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 रहती कि नहीं रहती है? यही है, ये इस तरीके से एडजस्ट होती है। और ये देखो, ये 135 फीट की होती है। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसमें एंजाइम भी होते हैं भोजन को डाइजेशन करने वाले। और यही क्या करते हैं कि जो उनमें भोजन में जो उपस्थित जो भी होता है ना आपका प्रोटीन्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, इनमें एक संरचनाएं होती हैं वसा को अवशोषण करने के लिए। कौन सी संरचनाएं होती हैं? बिली। ये क्वेश्चन आता है, बिली जैसी संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनका काम क्या होता है? भोजन में उपस्थित प्रोटीन एवं वसा का अवशोषण करना। यही प्रोटीन और वसा का अवशोषण करके बॉडी को दे देती। इसके बाद ये भोजन कहाँ जाएगा? सीकम में। सीकम क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत को बीच में मिलाने वाले पार्ट को सीकम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां से भोजन छोटी छोटी लुगदियों में जाता है। छोटी छोटी लुगदियां मतलब कायम। ठीक है, कायम, इसको कायम बोलते हैं, CYME, है ना। और यहां से भोजन कायम होता है ना, छोटी छोटी लिख दो, यहाँ से पाचन होता है और भोजन के पाचन को ही हम कायमीनेशन कहते हैं। ठीक है, या कायमीकरण कहा जाता है। कायमीकरण, भोजन के पाचन को कायमीकरण कहते हैं। कायमीनेशन, जब भोजन छोटी छोटी लुगदियों में जाता है। इसके बाद ये पहुंचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत का काम होता है कि जो भी भोजन डाइजेशन के बाद निकल रहा है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में स्टोर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब बड़ी आंत भर जाएगी तो ये रेक्टम में चला जाएगा। फिर इसके बाद एनएस के थ्रू ये गोबर कर देगी गाय। लो भाई, उठा लो गोबर। ठीक है, बात खत्म। इतनी सी बात। क्या इतनी चीज क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे एक बार थम्स अप लगा दें। अभी मैं बताऊंगा आपको और अच्छे से। अभी ये डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। आपको पढ़ना डिटेल्स में है पूरा। कहाँ से आपको पढ़ना है? कंप्लीटली यहां से, अपने नोट से। देखो, देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या है। ये मैंने अभी बताया कि गाय और भैंस के जो लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अचल होते हैं, जिसके कारण चारा पकड़ने में पशुओं को दिए जाने वाला चारा उनकी लंबी और खुरदरी जुबान द्वारा मुंह में पकड़कर अंदर लाया जाता है। गाय भैंस के मुंह के अंदर 3 जोड़ी। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं समझ लेना, वो बहुत IMP है। कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? 3 पेयर, यानी कितनी हो जाएंगी? 6। और जिनके द्वारा सामान्यतः प्रतिदिन 100 से 200 लीटर क्या निकलता है? सलाइवा। और इनकी लार में, यहां से क्वेश्चन आता है, इनकी लार में क्या होता है? जुगाली करने वाले पशु की लार में ऐसा क्वेश्चन आता है कि रोमेस्टिकेशन करने वाले एनिमल्स की सलाइवा में क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसलिए इनका पीएच कैसा होता है? 8। और 8 पीएच मतलब सलाइन है ये। ठीक है, कैसी है? क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो रोमेस्टिकेशन करने वाले पशुओं की लार कैसी होती है? अम्लीय है, क्षारीय? तो ये क्षारीय होती है, याद रखना। और यह क्षारीय प्रकृति की होती है। जुगाली करने वाले पशुओं की लार में देखो क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक पाचक एंजाइम, यानी डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूं वहां वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लार की मात्रा भोजन की प्रकृति पर निर्भर करती है। जब पशु अधिक अम्लीय या सूखा कठोर पदार्थ खाया जाता है तो लार अधिक मात्रा में निकलती है। यदि चारा आहार चिकना हो, पशु द्वारा निकलकर ग्रसनी से होता हुआ आमाशय तक पहुंचा जा सके, जब पशु का पेट भर जाता है तब रोबेंतिका में एकत्रित भोजन, ये देखो यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो, रूमेन में जो पहुंचा था वो वापस मुंह में जा रहा है, तो कितने? 85 से 115 ग्राम के छोटे गोले के रूप में ग्रसनी से, ईसोफेगस से होते हुए 3 सेकंड में मुंह में पहुंच जाता है। बताओ, रूमेन से वापस मुंह में कितने? विद इन 3 सेकंड।
इन गोलों को मुंह में लगभग 50 सेकंड तक पशु चबाता है और फिर इसे लार मिक्स करके 1.5 सेकंड में 1.5 सेकंड में पुनः रूमेन में इसे भेज देता, जहां से आया था वहीं पर इसे भेज देगा। इस प्रकार जो रूमेन होता है या रोमेंथिका जिसे हम रोमन बोल रहे हैं, इसमें कितने गोले प्रति मिनट बनेंगे? 2 से 3 गोले प्रति मिनट बनते। यह प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम रोमेस्टिकेशन या फिर जुगाली करना कहते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ पशु प्रतिदिन, ये क्वेश्चन भी आता है, एक हेल्दी एनिमल पर डे कितने घंटे रोमेस्टिकेशन करता है? 8 घंटे। और रोमेस्टिकेशन की प्रोसेस कितने घंटे बाद? आधा घंटे यानी 30 मिनट बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये जो जितने जितने मैं टिक कर रहा हूं समझ लेना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ग्रसनी, मुख्य गुहा गले की ओर खुलने वाला भाग ही ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी आहार पानी, अब वो अपन पढ़ चुके हैं, आप पढ़ लेना। ईसोफेगस क्या होती है? ग्रास नली ऊपर की ओर ग्रसनी तथा नीचे की ओर रोमेंथिका से जुड़ी हुई होती है, अभी बताया था मैंने। ये है ईसोफेगस, देखो ये वाला ऊपर की ओर माउथ से और नीचे की ओर रूमेन से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं? ईसोफेगस कह रहे हैं, ठीक है। स्टोमक, स्टोमक मैंने अभी बताया आपको कि जो सरल अमाशय होता है मोनोगैस्ट्रिक, जिसमें 1 या 2 भाग होते हैं, मनुष्य में होता है, कुत्ते में होता है, बिल्ली घोड़ा सुअर मुर्गी, इन सभी में आपका कौन सा होता है? सरल अमाशय यानी पॉलीगैस्ट्रिक स्टोमक होता है, ठीक है। और जटिल अमाशय किसमें होता है? जो 3 से 4 पार्ट में बटा होता है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम्पल पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें सरल अमाशय है, किसमें जटिल है। गॉट इट? इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें अमाशय की, तो अमाशय कितने भाग में बटा होता है गाय का? 4, क्योंकि इसमें जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पॉलीगैस्ट्रिक स्टोमक है। तो ये 4 कंपार्टमेंट। पहला होता है आपका रोमेन, या जिसे हम पंच भी कहते हैं, पंच, ठीक है। इसके बाद में रेटिकुलम जिसे हनीकॉम्ब कहा जाता है, ओमेसम जिसे प्लाइस कहते हैं, एबोमेसम जिसे हम ट्रू स्टोमक या फिर सख्त अमाशय कहते हैं। ये देख सकते हो आप, ये ईसोफेगस है, ये पहला अमाशय है रूमेन, ये आपका रेटिकुलम है, ये क्या है आपका? ओमेशम है, ये एबोमेशम है, ये सीकम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सीकम है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये इस तरीके से। अब देखो ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही है, कहीं अलग से नहीं है, एक ही एलिमेंट्री कैनाल आई हुई है। जब ईसोफेगस जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फूल जाती है तो आगे जाके रूमेन बना लेती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब बात करते हैं रूमेन की, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जो आहार नाल होती है यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये सोएला फूला हुआ भाग रोमेंटिका रूमेन कहलाता है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जन्म के समय ये प्रेजेंट नहीं होती। जब बछड़े का जन्म होता है तो ये वाला भाग जो है अमाशय का नहीं होता, ठीक है। इसका निर्माण जन्म के 1 माह यानी 4 से 6 वीक आफ्टर, 4 to 6 वीक आफ्टर इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। अतः शुरुआत होने के बाद हम बछड़े को बछड़ा चारा खाना प्रारंभ करता है। जबकि देखो, अब आपने देखा होगा जो नवजात बछड़ा होता है वो स्टार्टिंग से कभी चारा नहीं खाता, ठीक है, उसको टाइम लगेगा, कम से कम वो 1 माह बाद चारा खाना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि चारे को डाइजेस्ट करने के लिए रूमेन चाहिए, और रूमेन अभी डेवलप नहीं हुआ है उसका, इसलिए उसको टाइम लगेगा। जब ये डेवलप हो जाएगा तभी वो चारा खाना प्रारंभ करेगा। जबकि रोमेंथिका का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है रूमेन का, वो कब होता है? 6 मंथ की एज पर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमेन जो होता है वो कंप्लीटली डेवलप कितने मंथ की एज पर हो जाता है? 6 मंथ की एज पर, ठीक है। इसीलिए उसको आफ्टर 6 मंथ ही हमें चारा खाने के लिए चारा गाय यानी जो रेंचिंग होता है ना, वहां पर भेजना चाहिए। इस भाग में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती, मैंने बताया था कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, यानी पाचन नहीं होता। इस भाग में किसी प्रकार का पाचक रस भी नहीं पाया जाता, कोई भी डाइजेस्टिव एसिड भी नहीं होता। परंतु इस भाग में सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं, जो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन करते, बस। और इसका मुख्य काम क्या होता है? स्टोर करना, बस, भोजन को स्टोर करना। इसका जो मेन पर्पस होता है स्टोर करना। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोग याद रखना। रूमिन का पीएच 5.8 to 6.8, टेम्परेचर 39 डिग्री, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया तभी तो ग्रो करते हैं, आपको पता होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छे ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, है ना। यदि हम बात करें इसमें ऑर्गेनिक मैटर,
तो 10 से 20%। अच्छा, CO2 बढ़ता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, समझ में आ रही बात? 6.5%। मीथेन भी होता है इसमें, नाइट्रोजन भी होता है 7%, और भी होते हैं। और इसमें देखो सूक्ष्म जीवों की संख्या कितनी होती है, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी होती है 10⁸ पर ml, यानी 1 ml में 10⁸ कितने सारे माइक्रो सूक्ष्म जीव हैं, बताओ, है ना? तो ये देख सकते हो, इसमें से जीवाणु यानी बैक्टीरिया की संख्या कितनी होती है, 10⁴ पर ml, और प्रोटोजोआ की होती है 10⁴, आधे आधे होते हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है, कैपेसिटी होती है 150 से 200 किलोग्राम, और गाय में 150 से 225 लीटर गाय में, और 23 लीटर भेड़ में। भेड़ में होती, भेड़ और बकरी दोनों एक ही है। यदि गोट में भी पूछी जाए तो भी 30 लीटर, और सीप में भी पूछी जाए तो 30 लीटर। इसका मेन फंक्शन स्टोर करना फूड का, ठीक है, इसलिए इसको भंडारगण कहते हैं। जुगाली द्वारा रोमेंटिका में आहार के बड़े बड़े टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। रोमेंटिका में विभिन्न सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन क्रिया होती है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है जी, है ना? ये टोटल स्टोमक का कितने परसेंट होता है, 80%। इसको भी याद रखना, क्वेश्चन यहां से आते हैं। दूसरा है रेटिकुलम। यह संयुक्त अमाशय का सबसे आगे वाला भाग है। यदि पूछा जाए आपसे, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए स्टोमक का सबसे आगे वाला पार्ट कौन सा होता है, तो तुरंत ऐसा मत लगा देना कि रूमेन। रूमेन आगे नहीं होता है, सबसे आगे होता है रेटिकुलम, जबकि ये दूसरा चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ठीक है, लेकिन सबसे आगे वाला पार्ट यही होता है स्टोमक का, ठीक है। इसका अगला भाग ग्रास नली और पिछला भाग तृतीय अमाशय के द्वार का कार्य करता है। देखो, इसमें जो अगला वाला पार्ट ग्रास नली से जुड़ा था, ईसोफेगस से जुड़ा रहता है, यानी ईसोफेगस बोले तो रोमेन से जुड़ा होता है, ठीक है। और पिछला वाला भाग किससे जुड़ा होगा, आपका ओबेमेशम से जुड़ा, किससे, ओमेशम से जुड़ा होगा, ठीक है। यह हृदय के समीप स्थित होकर मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना वाला होता है। इसी कारण से यह भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को अपने अंदर रोक लेता है, जबकि द्रव पदार्थ को सीधे तीसरे अमाशय यानी ओमेशम में जाने देता है, ठीक है। यह लगभग गोलाकार होकर सबसे छोटा अमाशय होता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तीनों चारों चैम्बर में से सबसे छोटा कंपार्टमेंट कौन सा है, रेटिकुलम, याद रखना। इसकी क्षमता देखो, ये 5% होता है, लिख लेना, पूरे स्टोमक का कितना होता है, 5%। इसकी कैपेसिटी कितनी है, गाय में 8 किलोग्राम, भेड़ बकरी में 2 किलोग्राम। इसमें भी कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता, यह संपूर्ण अमाशय का 5% होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या लिखा है, मुख्य, इसका मेन फंक्शन होता है कि आहार में जो भी कंटिमेशन है, जैसे लोहा है, प्लास्टिक है, कंकड़ है, इनको तृतीय अमाशय में जाने से रोकना, अभी बताया था मैंने। इसके बाद में ओमेशम, इस अमाशय ये आगे की ओर किससे जुड़ा होगा, आपका रेटिकुलम से, और पीछे की ओर एबोमेशम से, ठीक है। और इसमें देखो मैंने बताया था ना, मांसपेशियां, भीतरी सतह पर मांसपेशियां लगी रहती हैं, जिससे भोजन को और अधिक बारीक कर दिया जाता है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का पाचक रस भोजन में नहीं मिलता, यानी इसमें भी डाइजेशन नहीं होगा। काऊ में इसकी कैपेसिटी 9 kg, और सीप और जो गोट होती है, भेड़ और बकरियों में 1 kg होती है। ये संपूर्ण अमाशय का कितना है, 7 to 8%, ठीक है। इसमें देखो मैंने बताया था इसका काम क्या है, भोजन को बारीक करना, और उसमें जो अतिरिक्त जल है, नमी, देखो भाई, यबो में एबोमेशन सभी में होता है, याद रखना ये चीज। इसे यथार्थ या वास्तविक अमाशय यानी ट्रू स्टोमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रू स्टोमक। बछड़े में, अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो बछड़ा होता है वो जन्म लेता है, तो जन्म के समय कौन सा स्टोमक का कौन सा पार्ट, एबोमेशन, सिर्फ यही अमाशय पाया जाता है। इस अमाशय में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां, ठीक है, जो किसका निर्माण करती है, जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस, याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां किस में पाई जाती है, एबोमेशन में, और इनसे कौन सा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोला था मैंने, इसमें क्या होता है, HCl होता है। इसका पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी 2 से 2.5 पीएच होता है। तो यदि क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछ ले कि बताओ एबोमेशम का पीएच, या एबोमेशम में जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो कैसा होता है, देखो अम्ल मतलब
पीएच कम ही होगा हमेशा, सीधी सी बात, जहां अम्ल है वहां का पीएच अम्लीय है, यानी पीएच 7 से कम ही होगा, तो 2 से 2.5। इसी के साथ पाचक रस में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार रेनिन और पेप्सिन। अब भाई क्वेश्चन आ जाएगा, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम होते हैं, इन्हीं एंजाइमों के कारण बछड़े को दिया जाने वाला दूध कर्ड में शीघ्रता से, देखो ये जो एंजाइम है रेनिन और पेप्सिन, ये क्या करते हैं, जैसे ही बछड़ा दूध पिएगा उसके दूध को फाड़ के कर्ड में, दही में बदल देंगे और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जितने भी डोमेस्टिकेशन करने वाले यानी जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन की शुरुआत होती है तो वो इसी भाग से होती है, लेकिन ये मत बोल देना कि पाचन होता है यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, इस अमाशय में भोजन कायम, बताया था ना मैंने, इसके रूप में बदल जाता है छोटी छोटी, और इसी रूप में छोटी आंत में यहां से इंटर कर जाएगा। इस प्रकार भोजन के पाचन की क्रिया को कायमीकरण कहते हैं। एवं रेशम की क्षमता गाय में 23 किलोग्राम, जबकि बकरी एवं भेड़ में 3 किलोग्राम, और टोटल ये अमाशय का 7 से 8% ये भी होता है, याद रखना। टोटल का कितने परसेंट होता है, ये 7 to 8% होता है। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत अच्छे से। पशुओं में पिए जाने वाले द्रव पदार्थ जैसे पानी, दूध को सीधे ही ईसोफेजियल ग्रुप के द्वारा एबोमेशन में पहुंचा दिया जाता है, यानी यदि पशु लिक्विड ले रहा है तो डायरेक्ट इसी में पहुंचा दिया जाएगा, उसे रूमेन में ही भेजा जाएगा, ना रूमेन में, ना रेटिकुलम में, ना ओमेशम में, डायरेक्ट एबोमेशन में भेज दिया जाएगा। यह संपूर्ण अमाशय का 7 से 8% होता है। एबोमेशन का पूर्ण विकास 1 माह की उम्र पर हो जाता है, लेकिन जब बछड़ा जन्म लेता है तो सबसे फर्स्ट यही वाला कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब बात करते हैं छोटी आंत की। तो यदि हम बात करते हैं छोटी आंत की, तो देखो गाय में 40 से 50 मीटर यानी 130 से 135 फीट की एक नलिका है, जिसका अगला सिरा एबोमेशम से तथा पिछला सिरा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इस आंत की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान जस्ट लाइक फिंगर स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम बिली कहते हैं, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इन्हें बिली कहा जाता है, और बिली के द्वारा ही, ये जो बिली स्ट्रक्चर है ना, इनके द्वारा ही भोजन से यानी जो फूड होता है, इससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो गाय और भैंस में 65 केजी, भेड़ बकरी में 9 केजी होती है। छोटी आंत के प्रथम भाग को ग्रहणी में, देखो छोटी आंत जो होती है उसको अलग अलग पार्ट में होती है, अभी आगे बताऊंगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें जो फर्स्ट भाग होता है उसे बोलते हैं हम ग्रहणी, इसमें बुनर ग्लैंड्स होती है, बुनर ग्रंथि। ठीक है, जो आंतरीय रस का स्त्रावण करती हैं, और यहीं पर भोजन का पाचन होता है। बस यदि क्वेश्चन पूछ लिया है कि असल में भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो छोटी आंत। देखो इसके भाग, पहला होता है ग्रहणी, जिसको हम डिडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम, ये प्रथम भाग है। इस भाग में क्या होगा, अग्नाशय ग्रंथि। बहुत आईएमपी, बहुत आईएमपी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि यह छोटी आंत का प्रथम भाग है कौन सा, ड्यूडेनम। इस भाग में अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय जानते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं अग्नाशय को, लीवर, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से निकलने से कौन सा पैनक्रियाज जूस निकलेगा, और दूसरा पित्ताशय, पित्ताशय को क्या कहते हैं, बाइल, बाइल ही कहते हैं। ठीक है, इससे निकलता है बाइल जूस, क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ठीक है, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस निकलेगा, यानी अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, और पित्ताशय ग्रंथि से पित्ताशय रस। ये सब कहाँ है, कहाँ है, अब जो बोलते हो इंग्लिश में देख लेना एक बार। ठीक है, दूसरा होता है जेजेनम, ये छोटी आंत का बीच वाला पार्ट होता है। तीसरा होता है ल्यूनम, ये अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन, और इसमें उपस्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण का। मैन ये क्वेश्चन, यहां से ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। पित्ताशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, पित्तरस। ठीक है, इस तरीके से बाइल जूस कहाँ से निकलता है, इस तरीके के क्वेश्चन एक बार देख लेना। बड़ी आंत, जिसकी लंबाई होती है 10 से 11 मीटर। ये बड़ी आंत, बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम होता है, मलाशय, जो
एनस के द्वार के रूप में शरीर से बाहर खुलता है। बड़ी आंत से कोई पाचक रस नहीं मिलता, इसमें भोजन काफी समय तक रुकता है। इस दौरान छोटी आंत की पाचन अवशोषण क्रिया जो भी शेष बचती है वह पूरी हो जाती है और अवशेष पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय एवं भैंस में इसकी जो कैपेसिटी है वो 28 केजी है, और गाय की बड़ी आंत का जो डायामीटर होता है वो 3 इंच का होता है, और घोड़े में 4 फीट तथा सुअर में पूर्ण विकसित होती है, कंप्लीटली डेवलप होती है। इसके बाद में आती है बड़ी आंत के भाग। बड़ी आंत का एक पार्ट होता है सीकम, जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है। साथ ही साथ इसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ किसके लिए होते हैं? सेल्यूलोज का डाइजेशन करने। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक तरीके का प्रोटीन है जो चारे में पाया जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है? सेल्यूलोज। इसलिए हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि हमारे अंदर रूमेन नहीं होता है ना, याद रखना। छोटी आंत इसी भाग में प्रवेश करती है और इसी स्थान पर सीकम से जुड़ी होती है। कहां पर? कॉलन। अब क्वेश्चन बन सकता है कि छोटी आंत बड़ी आंत से कहां जुड़ी होती है? तो कॉलन। ठीक है। इसके बाद में जो रेक्टम होता है लास्ट बार पार्ट होता है, तो याद रखना, इसको पढ़ लेना। पूरे ये कुछ फैक्टर दिए गए हैं, इनको आराम से आप पढ़ लेना, तो आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां से क्वेश्चन आता है कि ब्लॉट, ब्लॉट क्या कहलाता है? ब्लॉट जो होता है बेटा, वो जब रूमेन में फर्मेंटेशन की क्रिया चल रही होती है, भोजन जाके इकट्ठा हो जाएगा तो रूमेन में चलती है, तो रूमेन में फर्मेंटेशन के द्वारा गैसेस उत्पन्न होती है। ठीक है, जो जो ब्लॉट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ये और भी है, पूरे पाचन तंत्र का बड़ी आंत 11%, छोटी आंत 20%, जबकि रूमेन कितना होता है टोटल? 53%। ठीक है, यही टोटल रूमेन जो हमने पढ़ा था कि 80%, 7 से 8%, वो तो इसमें से है, इसके 100% में से। नहीं समझे? अरे मेरे भाई, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कहां से था? वो जो आहार नाल थी ना, एलिमेंट्री कैनाल, वो लास्ट तक है, एनस तक, तो वो 100% हुआ। उसका अकेला लार्ज इंटेस्टाइन कितना है? 11%। और उसका स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है? 20%। और बाकी जो स्टोमक है बीच में, रूमेन, इसके बाद में रेटिकुलम, इसके बाद में ओमेशम, एबोमेशम, ये 53% है। अब उसमें से स्टोमक का पूछा रहा, स्टोमक का बताया था मैंने कि रूमेन कितना है टोटल स्टोमक का? 80%। अब आई बात समझ में? अब क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद में रेटिकुलम कितना था? 5%। ओमेशम कितना था? 7 to 8%। और एबोमेशम कितना था? 7 to 8%। तो ये थी पूरी कहानी। ठीक, इसके बाद में और भी चीजें, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सहायक पाचन अंग में लीवर वगैरह होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। आई थिंक सो इतना ही है, ज्यादा इतना ही है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, तो यहां पर अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।